नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करके देते हैं। आज हमारे साथ रामवीर श्रेष्ठ जी, जो संसद टीवी के एक एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं, जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के प्रोसेस में गहरी समझ रखते हैं। दोस्तों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप कृषि फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे इस पॉडकास्ट में बने रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब अपने जर्नलिस्ट से बात करके आपको जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। सर, हम जैसे जानना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड में स्टार्टिंग कैसे किया। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये रहे। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ बिल्कुल और पत्रकारिता करते हुए तो करीब 20 साल हो गया। जी। लेकिन आप जानते ही हैं, किसान से सवाल पूछना सबसे आसान है बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल पूछना पत्रकार की आदत होती है, वाह, क्या बात है। इसलिए बस कृषि पत्रकारिता को चुना। तो सर, हम आपसे पहला क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि भारत में खेती का इतिहास क्या रहा है। देखिए, खेती का इतिहास जो साइंस है वो तो करीब 10,000 साल पुराना है। बिल्कुल लेकिन प्रकृति का इतिहास बहुत पुराना है। जी। ठीक है जी लेकिन हम तो बात खेती पर ही करेंगे। बिल्कुल जब कुछ नेचुरल डाइट सिस्टम को समझने और जानने वाले लोग जी ठीक है बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि एक समय वो था, जी। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी जी। और हमारे लोग जो हैं सन कुक्ड फूड खाते थे। ओके। सन कुक्ड यानी सूर्य की धूप से धूप पका से, हुआ, हाँ। मतलब केला पका हुआ, ओके। सेब पका हुआ, एक्सीलेंट। ठीक है, संतरा पका हुआ। जी। किससे पका हुआ? सन से। सन से। बिल्कुल क्योंकि आग का आविष्कार नहीं हुआ था। जी। ठीक है, आग जलाना मनुष्य नहीं जानता था। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए ये भी एक ठीक है बात है। जी। लेकिन मैं अगर इतिहास के साथ उसके कृषि की व्यवस्था की भी साथ में बात करूं, जी तो खेती हमारे यहाँ पर या कृषि हमारे यहाँ पर, अनाज हमारे यहाँ पर, भोजन हमारे यहाँ पर, ये व्यापार का विषय नहीं था। ओके। ठीक है, ये व्यापार का विषय नहीं था। हाँ ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव वाली बात क्यों कही गई? बिल्कुल। आपने भारत में कभी हिस्ट्री ऑफ होटल्स नहीं सुना होगा। वाह। किसी होटल का नाम आप मुझे बताइए। जी ये सब अंग्रेजों वगैरह के आने के बाद चीज़ें शुरू हुई हैं। जी राजाओं ने भी, सोसाइटी ने भी धर्मशालाएं, धर्म जी ने भी जी धर्मशालाएं, जातियों ने अपनी शालाएं, धर्मशालाएं जी और सराय, जी यात्रियों के ठहरने की बिल्कुल। चीज़ें, ये सब चीज़ें बनाई थी। जी ठीक है, और खाने पीने का ये सब जो है, ये व्यापार का मामला नहीं था। जी इसलिए व्यापार के लिए हमारे यहाँ पर बहुत तरह के व्यापार थे। जी ठीक है, चमड़े का व्यापार था, धातुओं का व्यापार था, मसालों का व्यापार था, जी सब चीज़ों का व्यापार था। हमारे व्यापारी रेशमी रूप से अपने सामान को लेकर के रोम और मिस्र तक जाते थे, लेकिन वो अनाज बेचने नहीं जाते थे। जी ठीक है, जी वे जो हैं, कोई उनके यहाँ आया है तो रोटी यानी ये बेचने की चीज़ है। जी तो हमारे यहाँ कृषि का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कभी रोटी को लेकर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहाँ पर रोटी पर रिवॉल्यूशन हुआ। क्या बात है सर। जी। सर, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहें, कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्थाएं क्या थी पहले और आज सर उसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कितना बड़ा डिफरेंस है? जी ठाकुर साहब, हिंदुस्तान के, मैं कह रहा हूँ टिप्स पर बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जो ये शायद जानते हों कि 231 साल पहले तक जी हिंदुस्तान की गांव में 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं थी जी जो किसी व्यक्ति के नाम हो। ओ, मतलब आज जो जमीन आपके दादाजी के नाम है और जी आपके पिताजी के नाम है और जो जी आपके नाम होने वाली है, जी आपकी जानकारी के लिए 231 साल मतलब 1793 तक जी वो जमीन आपके नाम नहीं थी।
ओके। वो जमीन गांव की थी। जी। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जी। और उन्होंने 3 काम किए। पहला, गांव की जमीन को उन्होंने उसकी पैमाइश कराई, हम्म। उसे नपाया जी। और ये तय किया, निकाला कि ये जोत की जमीन है, यहाँ पर आबादी की जमीन है, ये बंजर जमीन है, वगैरह वगैरह। जी। और जो जमीन उन्हें लगा कि ये जमीन किसी की नहीं है, उस पर खुद कब्जा कर लिया, जिसको वन विभाग कहा जाता है आज के बिल्कुल जमाने में। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था चलती कैसे थी? जी। तो इस पूरी व्यवस्था में सब लोग एक सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस के साथ नजदीक आए थे। ओके। मतलब उसमें कुम्हार का भी उतना ही योगदान था जितना किसान का था, बिल्कुल उसमें चर्मकार का भी उतना ही योगदान था जितना सुनार का था, बिल्कुल। क्योंकि पैसे का प्रभाव नहीं था। हम्म। वहां पर लोगों को अपनी जरूरतों के लिए चीजें चाहिए चाहिए थी, होती बिल्कुल। और इसलिए किसान खेती का काम करता था, जी। और बाकी लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ऐसी 36 तरह की ऐसी ऐसी बहुत सारी जातियां थी। जी। ये सब अपने अपने काम करते थे। जाति का मतलब है ज्ञाति, ज्ञाति मतलब जानने वाला, ओके। जानने वाला यानी हुनरमंद, यानी स्किल्ड। ओ। तो दे आर स्किल्ड पीपल। ठीक है, आप तो कुम्हार, आप मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आप कोई लोहार का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खाट बना सकते हैं, नहीं। नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसमें- वो सब जानने वाले लोग थे। जी। ठीक, तो ये सब लोग जब खेती का उपज जो आती थी, जी। तो उस समय वो लोग खेती में सपोर्ट करते थे, बिल्कुल। बराबर वैसे भी सपोर्ट करते थे। जी। ठीक है, हल चलाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, ओके। जुआ बनाने के लिए चाहिए, बुग्गी बनाने के लिए चाहिए, जी। गाड़ी बनाने के लिए चाहिए, जी। रथकार जैसी चीजें होती थी, बिल्कुल। लुहार का काम लगातार पड़ता था। जी। फिर सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए सब तरह की चीजें चाहिए, कुम्हार जी। चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने, जैसे आज मान लिया जाता है कि अरे नाई का क्या है, 20 रुपया देकर के हम बाल कटवा लेंगे, बिल्कुल। ये नहीं था। जी। वो जो जमीन है, चूंकि वो किसान की नहीं थी, जी। जमीन गांव की थी, किसान सिर्फ उस पर खेती करता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो भी सब, ठीक है, अपना अपना काम करते थे, जी। और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो कुम्हार ऐसा नहीं है कि कुम्हार जो है हरिजन के घर में जो है वो बर्तन नहीं पहुंचाए, जी। सब जगह सब चीजें जाती थी। जी। ठीक है, किसान का अनाज भी ऐसे ही सब जगह जाता था, और सब वो हक से जाता था, सबका हिस्सा था, शेयर था। बिल्कुल। शेयर एकदम कैलकुलेटिव था। ये धीरे धीरे खत्म हुआ, जी। और इसमें हुआ ये है कि जब धीरे धीरे जमीन की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, बिल्कुल, तो किसानों को, जो बाकी जातियां थी, बाकी लोग थे, उन्हें लगा यार गांव में हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल। ये गांव छोड़कर चले गए। जब मैं छोटा था तो गांव में 85% लोग रहते थे। जी। आज मैं बड़ा हूं तो गांव में 72% लोग रहते हैं। ओके। दक्षिण भारत में 50-50% पर आ गया है। जी। और धीरे धीरे जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जी। तो आप देखेंगे कि ये देश जो है शहरों का देश हो जाएगा। ओके। और मेरी चिंता ये है कि शहर में कोई समाज नहीं रहता है, शहर में बिल्कुल भीड़ सर, रहती है। बिल्कुल ठीक है, और हमारे बड़ों ने एक समाज बनाया था। बिल्कुल। अंग्रेजों ने मात्र ओनली सिंगल एक कानून से, जिस कानून को कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट लॉ ओके। जी। 1793, जी। ठीक है, इस एक्ट से, अकेले एक्ट से पूरे के पूरे समाज को उन्होंने काट दिया एक दूसरे से। तो ये ग्रामीण व्यवस्था थी, और अब ये ग्रामीण व्यवस्था धीरे धीरे दरक रही है। ये अफसोस की बात है। हाँ, और केवल ये ग्रामीण व्यवस्था ही नहीं दरक रही है, पहले गांव एक परिवार था जी। और अब परिवार भी एक परिवार है या नहीं है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात सर आपने कही है। क्योंकि उस जमीन की वजह से परिवार में भी दरारें आ गई हैं। अगर मेरे पिताजी को 20 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं, 10-10 बीघा जमीन आती है, अब क्या होगा जी। जब हमारे बच्चों के पास 2-2 बीघा जमीन रह जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक और पीढ़ी समय तो बीतता है, जी। 1-1 बीघा जमीन रह जाएगी, उस जमीन का करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। तो ये एक ऐसी बात है जिस पर नीतिगत रूप से भी विचार करना चाहिए, समाज को भी, सरकार को। सर जैसे हम जानना चाहेंगे सर, इसके लिए क्या कोई अरेंजमेंट या कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें
होने से बचें? ये जो लोग परिवार बँट रहे हैं सर, ज़मीन जायदाद को लेके, सर इससे क्या जागरूक होने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बना सकती है गवर्नमेंट? या सर युवा इसमें क्या निभा सकते हैं अपनी व्यवस्था? मेरा ये कहना है कि देखिए, जागरूकता की जहाँ तक आपने बात की, मैं सोचता रहा हूँ इस बात को जी, कि देश में कथावाचक तो बहुत है। बिल्कुल, कोई राम कथा करता है, कोई कृष्ण कथा करता है। बिल्कुल। मैं सारे कथावाचकों से एक बार कहूँगा, जी। अभी तो कुंभ लगने जा रहा है, जी, वहाँ पर बैठकर लोग चिंतन मंथन करें जी, और ये देखें कि उन्हें एक दिन परिवार कथा भी करनी चाहिए। ओके। अगर 3 दिन की कथा है तो दूसरे दिन उनको ग्राम कथा भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है? और तीसरे दिन उनको समाज कथा भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। परिवार कैसे चले, परिवार में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या जी। अधिकार हैं किसके, जी, ऐसे गांव जो है उसकी व्यवस्था जो है कैसी बिल्कुल, थी, बिल्कुल, कैसे हो, बिल्कुल, कैसे चले, बिल्कुल। और ऐसे ही समाज जो है तो उसको भी लेकर होना सर जैसे आपसे जानना चाहेंगे कि सर अगर हम खेती को एक फ्रेम में समझना चाहें तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं? चाहिए। आप इसे 4 शब्दों में पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला है प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन, दूसरा है भंडारण, भंडारण। है ना, जी, उसको वेयरिंग करना, वेयर बिल्कुल, हाउसेस। बिल्कुल। तीसरा है प्रोसेसिंग ओके, और चौथा है मार्केटिंग। मार्केटिंग। 4 शब्दों में पूरी खेती पकड़ में आ जाती है। ओके, अब आपको सिर्फ उत्पादन को पकड़िए। जी, बेसिकली तो मैं ये कहना चाहता हूं जी। कि जिस राष्ट्र की रीढ़ कभी खेती थी, जी, उस खेती का मूलभूत ढांचा जो है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर सॉरी, उसे कभी समझने और बिल्डअप करने की कोशिश नहीं की गई। ओके, जैसे आप ये देखिए कि सारे के सारे हाईवेज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो रेलवे और भी बिजली की व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी और बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सारा सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। करेक्ट बात कही आपने सर। जबकि किसान जो है वो अपनी मेड़ पर लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है। बिल्कुल, ये जो आपको कोर्ट में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस दिखते हैं पेंडिंग, बिल्कुल सही बात है। उनमें बहुत बड़ा नंबर उन किसानों का ही है जो अपनी उस मेड़ पर लड़ रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, जी, तो मतलब हम खेती के किसी बेसिक स्ट्रक्चर को न तो समझ पाए, न उसको स्ट्रेंथन कर पाए, खड़ा कर पाए। यही आप दुनिया के कुछ और देशों में जाइए, देखिए न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर खेती जो है, एक गांव में अगर है तो उन्होंने कहा ठीक है, जमीन आपकी है, ओके, लेकिन अभी ये जमीन कागज में है ना आपकी, और जमीन पर भी आप ही की जमीन जी, है, तो लेकिन इस जमीन को सब पूरा गांव जो है उसका एक ही खेत बना दिया उन्होंने। ओके, बड़ी मशीन, एक ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन, सिस्टमेटिक, बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद उससे बेहतर प्रोडक्शन लेने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में एक आध जगह ही ये प्रयोग हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, जी, और जहां हुआ वो बहुत अच्छे परिणाम उसके आए। ओके, तो क्या है कि अगर हर तीसरे घर में एक ट्यूबवेल है, हर जी। चौथे घर में एक ट्रैक्टर है, जी, जबकि पूरे गांव को कुल मिलाकर 2 ही ट्रैक्टर की जरूरत है, बिल्कुल, जबकि पूरे गांव को अगर आप सिस्टम से काम करें तो मैं निश्चित तौर पर दावा करता हूं कि पूरे गांव की सिंचाई एक ट्यूबवेल कर सकती है। सही बात। पानी की बचत भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आपके गांव में जो पशुधन है, वो पशुधन का अगर आपने कोई वेल मैनेजमेंट किया हो, मेंटेनेंस उसका अच्छा किया हो, जी, तो आपके उस ट्यूबवेल को चलाने का के लिए जो ईंधन लगेगा, बिजली लगेगी, उसके लिए भी यही जो आपका पशुधन है, इससे बनने वाली गैस से बनने वाली एनर्जी, जी, वो उससे चल सकती है। ओके, और भी सारे काम उससे हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ गांव की लाइट भी उससे चल सकती है। ओके, तो ये एक कभी बनाने की और समझने की, बैठने की कोशिश नहीं की कि भाई ठीक है, ये कमरा एक खेत है, पूरा गांव है, ओके, ओके, और एक इसके सिरे पर, ठीक है, पूरे गांव के पशु एक साथ रहेंगे, वो गोबर करेंगे, उनका गोबर ऑटोमेटिकली वो किसी बड़े गोबर गैस यूनिट्स में जाएगा। वो गोबर गैस यूनिट एक भी हो सकती है, बिल्कुल, उसमें से उससे बिजली भी बनेगी, उससे जो खाद निकलेगी, वो खाद जो है वो, ठीक है, नालियों के थ्रू खाद और पानी मिक्स होकर के ऑटोमेटिकली वो पूरे के पूरे खेतों में आ जाएगा। ठीक है, सर जैसे ऐसा प्रयोग क्या हमें कहीं देखने को मिल सकता है?
देखिए, ये प्रयोग तो आपको इंडिविजुअल तो कुछ किसानों के यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके। आप अगर बुंदेलखंड में झांसी के पास साकिन गांव है, वहां पर अगर आप अवधेश प्रताप लल्ला कृषि पंडित हैं, उनके ओके। यहाँ पर अगर आप जाएं तो वहां देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ दिन बाद आप मेरे खेत पर आएंगे तो वहां भी देखने के लिए वाह मिल सर, सकता क्या है। बात। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन इंडिविजुअल एक किसान कर ले रहा है, फिर दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, करने में पैसा लगता है। ओके। लेकिन अगर जो सरकार है, सिस्टम है, समाज है, अगर जी। किसी चीज को पकड़े कि भाई खेती का यूनिवर्सल बेसिक मिनिमम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जी। पशुधन खेती का एक अनिवार्य हिस्सा है, जी। गोबर उसका बाय प्रोडक्ट है, जी। तो और साथ में उसे चारा चाहिए। जी। तो अगर खेत के ऊपर बायोगैस प्लांट, पशुधन जी। और फोडर, जी। ये तो बेसिक हो। ओके। ठीक है, हम्म। आपको अपने अन्न की चिंता नहीं करनी है, ओके। आपको पहले अपने पशुओं को बचाना है। जी। अगर आपने अपने पशुओं को बचा नहीं लिया, उनको संवार लिया, सुधार लिया, संवर्धन कर लिया, जी। आप तो बचे रहेंगे। अच्छा सर, जैसे क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि गाय की रक्षा करो। जी। ठीक है, तो गाय क्या है? धर्म है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बारे में शास्त्र ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। बिल्कुल सही बात। आप धर्म की रक्षा करो और धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी बिल्कुल। आपने तो गाय को, ठीक है, तो मैं वो कहता हूं कि आपके यहाँ क्या अपने पशुओं को खिलाने के लिए अच्छा पौष्टिक चारा है या नहीं है? जी। मैं उसमें पौष्टिक भी कह रहा हूं। ओके। अगर पौष्टिक चारा मिलेगा तो आप ये जो गाय जो सड़कों पर घूम रही हैं वो नहीं घूमेंगी। सर वो अक्सर हम fertile- गांव में देखते हैं कि लोग सर गायों को पकड़ते हैं, दूध निकालते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाता है तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं उन्हें। और बिल्कुल। सर यहाँ तक हम ये भी देखे हैं कि जो गवर्नमेंट गौशालाएं हैं सर, इनमें रात में गाय तो अंदर जाती है, लेकिन दिन में गाय अंदर जाती है लेकिन रात में बाहर हो जाती है। तो मैंने देखा है ऐसी कई जगह कि लोग दिन में परेशान होकर गाय को ले जाते हैं गौशाला के अंदर, लेकिन वहां के लोग रात में गौशाला से बाहर कर देते हैं। सर इस पे ये सब व्यवस्थाएं क्या सरकार कर नहीं पा रही है? आप तो एक प्रेस है, इसके बारे में बता सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर सरकारें समाज को अपने कामों में कॉरपोरेट करें, जी। अगर उसमें शामिल करें, जी। भागीदार करें जी। और भरोसे में लें, जी। और या ये कहिए कि मिलकर करें, जी। ठीक है, जी। तो चीजें ज्यादा आसानी से चल सकती ओके। सर हम बात करते हैं भंडारण की, जैसे अभी आपने बताया कि इसके 4 पार्ट हैं खेती के बारे में, अगर हम इसमें हैं। भंडारण देखिए, जोड़ना चाहें। भंडारण जो है वो खेती का या किसी भी कृषि उत्पाद का वो अहम हिस्सा है। ओके। पहले इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर तो हम घर घर में भंडारण करते ही हैं। जी। अभी घरों में टिन की टंकियां आ गई होंगी, लेकिन पहले कोठियां, कुफले, इस तरह की चीजें होती बिल्कुल थी बिल्कुल। जो मिट्टी से भी बनाई जाती थी। बिल्कुल। ठीक है, उनमें भरते थे लोग। सर जैसे आपने भी बताया मिट्टी से बनाई जाती थी, सर क्या मिट्टी जैसे लोग कहते हैं कि पानी या तेल सोख लेता है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता था? तो इसमें बड़ा लॉजिकल चीज है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रखते थे मिट्टी के पात्र में ऐसी चीजें। नहीं, मिट्टी जो है अगर सूखा हुआ है वो, तो उसमें जो है वो ठीक है, वो सुरक्षित ही रहता है उसमें। ओके। बिल्कुल। उसमें वो नीम के पत्ते और बाकी सब चीजें डालकर रखते थे। अच्छा। बाद में देश में जो है खाद्यान्न की जरूरत पड़ी, देश में FCI जैसी चीजें बनाई गई, हमारे बिल्कुल पास सही बात। सरप्लस अनाज हुआ। हम्म। ठीक है, हमारी आबादी जो है वो 4 गुना बढ़ी, परंतु हमारा जो खाद्यान्न की रफ्तार है वो जी। 6 गुना बढ़ी। ओके। तो इसलिए आज़ादी के बाद से हमारे किसानों ने, या ये कहिए कई बार मुझे तो लगता है कि हमारी जो धरती है, जी। धरती कितनी प्रसन्न हुई होगी जब देश जो है, जब वो गुलामी से मुक्त हुई। ओके। जब तक वो अंग्रेजों के अधीन थी जी। तो हमारे यहाँ अकाल पड़ रहे थे, ओके। और जब वो अंग्रेजों से मुक्त हुई जी। तो उसने अन्न के भंडार भरने शुरू कर दिए थे। ओके। मैं लगातार ये बात दोहरा रहा हूँ, उसमें जी। हमारे वैज्ञानिकों का, किसानों का, सबका योगदान है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो यहाँ भी एक भाव से समझता हूँ जी। कि धरती भी शायद उससे प्रसन्न हुई होगी। ओके। 6 गुना रफ्तार से अनाज खाद्यान्न बढ़ा। ओके। ठीक है, जी। और हमें लगा, और आबादी बहुत, मैंने कहा ना 4 गुना रफ्तार से आबादी बढ़ी, बिल्कुल। लेकिन खाद्यान्न उससे भी ज्यादा तेजी से। जी। तो आशुतोष, भंडारण जो है जी। वो अगर हर गांव के स्तर पर होता है, जी। वो दोनों तरह का अन्न भंडारण भी
और सब्जियों के लिए शीतगृह भी। ओके। ठीक है, जी। जितनी वहाँ की कैपेसिटी है, जी। ठीक है, जी। उतना वो भंडारण वहीं पर होना चाहिए। ओके। अगर वो होता है तो जाहिर तौर पर किसान अपनी फसलों को की उचित कीमत ले ले पाएगा पाएगा, बिल्कुल। और प्रोसेस करने में भी आसानी हो। ओके, तो भैया जैसे हम बात करते हैं आपके थर्ड चीजों पे, प्रोसेस, हाँ, व्यवस्था। आज के समय में जी। खास तौर पर इस आधुनिक दुनिया में बिल्कुल। प्रोसेसिंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल सही बात ठीक कहा। है, यहाँ हर चीज प्रोसेस में होने हाँ, लगा है। प्रोसेस होकर यार। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। तो प्रोसेस्ड फूड जो है, ठीक है, हालांकि आप सरसों से साग बनाते हैं तो ये साग बनना भी उसका प्रोसेस ही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फलों से आप पल्प बनाते हैं, ये भी उसका प्रोसेस ही है। बिल्कुल। ठीक है, आप टमाटो केचप बनाते हैं अगर सब्जियों से, जी। तो वो भी उसका प्रोसेस है। जी। अनाज से आप अगर ब्रेड बनाते हैं तो भी वो उसका प्रोसेस ही है। जी। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि प्रोसेसिंग जो है वो एक ऐसी बात है जी। कि जो गांवों को फिर से खड़ा कर देगी, या ये कहिए कि देश में, मैं इस बात को पूरे भरोसे और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं या कह सकता हूं कि अगर आपने गांवों में गांवों के उत्पादन के हिसाब से वहां की वेयर हाउसिंग, वहां के भंडारण की कैपेसिटी और जो वहां पर भंडारण किया गया है उसको आपने प्रोसेसिंग का अगर वहां पर सिस्टम आपने खड़ा कर लिया, तो आप निश्चित तौर पर गांव में इकोनॉमी को या देश की इकोनॉमी को आप एक रिवर्स, आप एक अलग ही लेवल पर आप अपग्रेड कर पाएंगे। ओके। ठीक है, आप ये देखेंगे कि शहर से लोग, हर गांव को हो सकता है कि शहरों से, ठीक है, 10, 15, 20 लड़कों की जरूरत पड़े अपने यहाँ पर काम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा इनोवेशन उसमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और वैसे भी ठीक है, थोड़े हैंड चाहिए। सही बात है। इसलिए अगर आपको देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो मैं ये मानता हूं कि आप अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो कहीं एक बड़ी यूनिट लगाने के बजाय आप छोटी छोटी यूनिट जो है हर गांव में अगर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर, मैं कहता हूं निश्चित तौर पर, और उसमें केवल अन्न का ही प्रोसेस नहीं, मैं कह रहा हूं हर चीज का प्रोसेस। जी। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, आपको साबुन भी बनानी है तो वहां बननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने बोला। ठीक है, आपको शैम्पू बनाना है वहां बनना चाहिए। पूरा ग्रामोद्योग और कृषि, मुझे ऑर्गेनिक को लेके उठना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। सर इसमें हम जैसे जानना चाहेंगे कि सर खेती में युवा कैसी अपनी फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि सर आज के समय में हर फैमिली में, हर परिवार में यही है कि लड़का है तो इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट सर्विस। क्या सर खेती एक करियर नहीं हो सकता है? खेती करियर हो सकता है, और मैं इस विश्वास से भरा हुआ हूं कि भविष्य का जो भारत है जी, उसमें जो करियर है वो खेती में है और युवा खेती में जाएगा। लेकिन इस सब में सरकार को और समाज को भी असरकार भूमिका निभानी होगी। सर पेरेंट्स को क्या भूमिका निभानी होगी? उसमें भूमिका निभाने से मतलब पेरेंट्स का कम है, उसमें भूमिका निभाने से मतलब ये पूरा पॉलिसी का मामला है। बिल्कुल, मामला सारा आय से रिलेटेड है। मामला सारा ये है कि अगर मैंने देखा है जी कि आधा एकड़ जमीन से एक लड़की जी हरियाणा में करनाल जिले में घरोंडा जगह पर जी 1 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाती है। ओके। 1750 वर्ग मीटर जमीन से। मतलब यहाँ जाके हम देख सकते हैं? बरोबर देख सकते हैं। मतलब ठीक है, करेक्ट बात। एक लड़का मात्र आधा एकड़ जमीन से, मैंने कर्नाटक में देखा, चिकमंगलुरु में 50 लाख रुपया आराम से कमाता है। ओके। ठीक है, यहीं पर आप हापुड़ जिले में जाएंगे, यहाँ पर तिगरी करके एक जगह है, वहां पर फूल बेच करके, ठीक है, एक सज्जन जो हैं वो कितना कमाते हैं ये उन्होंने बताने से मना कर दिया। ओके। ठीक है, मतलब लेवल ये है, उसी फूल के खेत से
कि उनका लड़का जो है वो थाईलैंड में जाकर के उसने वहाँ पर थाईलैंड में खेती कराना शुरू किया, क्या बात। फलों की खेती कराना शुरू किया, और अब वहीं से श्रीलंका और इधर चाइना तक फ्रूट सप्लाई करता है, वाह। शिप, ठीक है, वह उससे उसका सारा का सारा व्यापार होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि, और ये कहूँ कि हमें एक आखिरी बात पर एक पुख्ता डिस्कशन करना चाहिए कि सारा मसला है खेती का जो कृषि उत्पाद है उसके मार्केटिंग का। ओके। और मार्केटिंग से भी बड़ा मसला है जी। कि उस मार्केटिंग में सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। ओके। इंटरवेंशन करने का मतलब मेरा ये है जी। कि कृषि क्षेत्र को संरक्षित बाजार के रूप में सरकार को देखना चाहिए। सर जैसे एक छोटा सा मैं ये जी। कहता हूं कि संरक्षित बाजार ही क्यों? जी जी। संरक्षित बाजार, ये संरक्षण किसको दिया जाता है? जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। कृषि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है जी। कि हमारे बड़ों ने आजादी से पहले अकाल देखे हैं। ओके। भारत में अकालों का इतिहास रहा है। जी। इतने लोग जो हैं विश्व युद्धों में नहीं मरे हैं जितने भारत में भूख से लोग मर गए। बिल्कुल सही बात है सर। तो भूख से फिर भारत ना मरे, फिर दुनिया ना मरे, फिर कोई मनुष्य ना मरे, जी। इसके लिए हमें पुख्ता व्यवस्था जो है स्टैंड लेकर, एजेंडा लेकर के हमें बिल्कुल। इस्टेब्लिश करनी होगी, और वो व्यवस्था है उसके संरक्षित बाजार की, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग की। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। सर मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे हो सकता है? क्या सर इंडिया में जीडीपी में क्या कृषि का कोई कितने % योगदान हम मान सकते हैं? 14% के आसपास है। जी। लेकिन मार्केटिंग का जो आपने योगदान या मार्केटिंग की जो भूमिका आपने कही, जी। मैं इस भूमिका को थोड़ा सा बड़े कैनवास पर देखता हूँ। बिल्कुल। और वो बड़ा कैनवास ये है कि देखिए, आप देश को एक बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल लीजिए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और आप हर गांव को एक समूह मान लीजिए जी। और उस गांव से नजदीक जो शहर है जी। उस शहर का 3000 परिवार, 2 से 3000 परिवारों का एक एरिया, जी। उस एरिया का एक समूह, जी। ठीक है। जी। तो 3000 परिवारों का एक समूह और उधर उस गांव का एक समूह, जी। इसे कोऑपरेटिव में की भाषा में पैक्स बोलते हैं। जी। तो एक विलेज का, गांव का पैक्स और एक शहर का पैक्स। जी। पैक्स यानी समूह। बिल्कुल। वहां पर ये जो शहर वाला जो 3000 परिवार हैं, जी। हर 100 परिवार के ऊपर एक डेलीगेट आप ले लीजिए, तो 30 डेलीगेट की एक कमेटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही वहां की गांव की जो सोसाइटी है, जी। पैक्स है, समूह है, उसकी एक जो है एक सोसाइटी 30 लोगों की, उसकी हो गई। ओके। दोनों की अच्छे से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर मीटिंग चले। जी। ये अपने परिवारों से फीडबैक लें जी। कि भाई आपकी साल भर की रसोई की जरूरतें क्या है। जी। आपके घर में, आपकी रसोई में कितना अनाज लगेगा, कितना गेहूं लगेगा, कितनी मक्का आपको चाहिए, कितना बाजरा चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितना, ठीक है, मसाले क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। एक तो साल भर की जरूरत, तेल कितना चाहिए, घी कितना चाहिए। नंबर 2, आपको फिर जो है साप्ताहिक रूप पर कितनी सब्जियां आपको लगेंगी, कितनी दालें लगेंगी। दालें भी वार्षिक रूप से में आ सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, और दूध के बाई प्रोडक्ट हैं, जो भी कुछ है। और मैं इसके भी आगे जा रहा हूं, मैंने फिर कहा जो भी कुछ वहां गांव में बन सकता है, साबुन बन सकती है, शैम्पू बन सकता है, धूप बत्ती, अगरबत्ती बन सकती है। मैं कह रहा हूं कुछ से मतलब सब कुछ ही दोनों के बीच में हो जाए कि भाई हमारे मेन सप्लायर वो है। बिल्कुल। वे उत्पादक हैं और हम कंज्यूमर हैं। हमारे पास जो कुछ है, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी होगा, कुछ हम एजुकेशन से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार शहर में पढ़े लिखे लोग कई अच्छे होते हैं, बिल्कुल, तो वो उनको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं जी। लेकिन ये दोनों कमेटी के बीच में बैठ करके तय हो जाए कि भाई ये हर चीज का ये एक एमएसपी है इस साल का, ठीक है। अगले साल वो बैठ करके फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो क्या है कि किसान संगठन और सरकारों के बीच में जो तनातनी रहती है चीजों को लेकर के, वो तनातनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए, दोनों को एक मंच पर आने दीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में जी। तो ये व्यवस्था इतनी मजबूत बनेगी कि यहां से अब बस आपको करना इतना है कि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं
बड़ी बड़ी जो खेती में जो कंपनियां आ गई हैं कृषि उत्पादों को और बाकी सब चीज़ों को सेल कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मदर डेयरी है या कोई बड़ी कंपनियां हैं, जी ठीक है, उनको आप कहिए कि भैया आप दूध बेचिए, बिल्कुल। लेकिन आप दूध विदेशों में बेचिए, ओके। आप इनका बाई प्रोडक्ट बना करके और वहां से आप डॉलर लाइए, आप फॉरेन करेंसी लेकर आइए, ठीक है, उनको और ज्यादा ऊपर के लेवल पर ले जाइए। लेकिन एक गांव के जो 2000-3000 परिवार हैं, वो या 700-800 या 1000 परिवार हैं, वो उसी अनुपात में शहर में उनको एक वहां पर एक बंच दिया जाए। हाँ। वो ए सोसाइटी है गांव की और ये ए सोसाइटी है शहर की, दोनों के बीच में एक एमओयू हो। ओके। और सरकार को भी, समाज को भी, जो भी कहिए जी, इसमें एक रेगुलेटरी की जस्ट भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल। मान लिया इन लोगों को ड्राई फ्रूट्स चाहिए और जी। ड्राई फ्रूट उस गांव में नहीं उगते हैं, बिल्कुल। तो जहां ड्राई फ्रूट उगते हैं वहां से ड्राई फ्रूट पहले उस सोसाइटी पर जाएंगे ओके। और वहां से ये चीजें यहाँ जाएंगी। बिल्कुल। अब मैं इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ जी, इसका एक सिस्टम ये हो सकता है, जी। हमने इस पर खूब माथापच्ची की जी, कि जो गांव की सोसाइटी है वो प्रोडक्शन सोसाइटी है, उत्पादक संघ, उसने मात्र 5% के प्रॉफिट पर शहर की सोसाइटी को अपना सामान देना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके। ठीक है। और शहर की सोसाइटी को अपने जो उसके कंज्यूमर हैं उन कंज्यूमर्स को भी उन्हें 5% के प्रॉफिट पर वो सामान दे देना है। ओके। और 1% जो है इस पूरे इनिशिएटिव को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है जी, ये उसको चला जाए, ताकि चीजें पैन इंडिया, ठीक है, वो चले। तो अगर ये होता है जी, और ये काम अगर कोई सोशल इनिशिएटिव के तहत भी होता है, ओके, तो ये काम इस देश के किसानों के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा। मतलब आपने एक तरह से एक बहुत बड़े मार्केटिंग का पूरा हाँ, ये एक मॉडल है, मॉडल तैयार करा, मॉडल है, बिल्कुल। ठीक है, कि भाई जो वहां पैदा हो रहा है वो वहां पर उसका भंडारण हुआ, बिल्कुल, वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग हुई। जी, ठीक है, दालों की सफाई के लिए मशीन अलग लगी, ठीक है, दलिया बनाने के लिए अलग हुआ, आटा बनाने के लिए अलग हुआ, तेल निकालने के लिए अलग सिस्टम हुआ, बिल्कुल, ठीक है, दूध का एक अलग सिस्टम हुआ, वहीं पर मिठाई बन करके यहाँ पर इन 3000 लोगों के लिए आएंगी ऑन डिमांड। जी, ठीक है। अब आपको लगेगा इस शहर में जो ठेलियों पर जो सब्जियां बेच रहे हैं या कहीं कोई दुकान है ग्रोसरी की, इनका क्या होगा, ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। नो, इन 3000 परिवारों के एरिया में जो आज ठेली पर सामान बेचता है, जी, ठीक है, जी, तो वो वहां पर जो शॉप खुले, जी, ठीक है, जी, वहां जो एक छोटा सा जो आउटलेट खुले, जो छोटा बड़ा जो भी है, जी, तो ये जो वहां जो वो ग्रोसरी वाला जो दुकानदार था या वहां ठेली जो बेचने आता था, रास्ते में पुलिस वाला भी या सब उसको टोकते टाकते भी थे, बिल्कुल, वो वहां डिग्निटी के साथ वो जो आउटलेट है उस आउटलेट को वो संचालित करें। ओके। और वो जो 5% का मुनाफा वो ले रहे हैं, उस 5% में से ही उनको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। ओके, क्या बात है सर, अच्छी सैलरी मिलेगी। बिल्कुल सही बात बोला आपने। सर जैसे अगर हम जानना चाहेंगे कि सर अभी हमने देखा है कि काफी जगह सर ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है चीजों में। सर खेती में ये ड्रोन का प्रयोग, ये टेक्निकल जो सिंचाई हो रही है सर, इसका क्या वहां पे योगदान पड़ेगा? देखिए, ड्रोन की बात यह है कि अगर एक ब्लॉक में, ठीक है जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये देखना चाहिए कि किसी भी मशीन की कैपेसिटी क्या है, ओके, ओके, और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जी, ठीक है, जी, ये ना हो जाए कि एक ट्रैक्टर मेरे घर में है और एक ट्रैक्टर आपको छोड़कर उनके घर में है, ओके, ठीक है, और हमारे और आपके बीच में जो है कुछ वो भी होने लगी है ना, ओके, टसल, ठीक है, अब हम भी ड्रोन लेकर, हम भी ड्रोन वाले होंगे, ओके, ठीक है, तो आपके घर में ड्रोन दीदी है तो हमारे घर में भी ड्रोन दीदी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसके बजाय हमें उस टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है ये समझना चाहिए। ओके, तो मेरा ये कहना है कम से कम ये समझ कर देखो कि क्या एक ब्लॉक के अंदर एक बड़ा जो ड्रोन है वो काफी है या नहीं है। ओके, ठीक है, डिमांड आई और मेरा ये कहना है कि उसे कोई बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जी, वो उस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा हो, बिल्कुल, वो उस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा हो, वो उन लोगों का ड्रोन हो, ठीक है, तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं। सर जैसे अगर हम एक नेक्स्ट जानना चाहेंगे सर, मैंने ऐसे कई जगह खेती देखी है सर, ये पैकेट खेती क्या होती है, मतलब जो पैकेट में जैसे आलू लगाना या ऐसी पैकेट खेती का यूज क्या होता है सर? इसको हम कैसे, क्या सीढ़ी में लोग कर सकते हैं ये चीजें?
सीढ़ी नुमा। सिटी में क्या चीज का हो सकती है कि पैकेट में खेती, जैसे मैंने अभी देखा था, मैं राजस्थान अभी गया था सर, तो वहां मैंने देखा कि पैकेट में आलू लगा हुआ है। पैकेट यानी बोरे में। ओके ओके। बोरे में जी। वो तो कोई इशू नहीं है, आप बोरे में मिट्टी खाद वगैरह सब भर देते हैं और उसमें जो है आप सीड डाल देते हैं, तो उसमें क्या है खरपतवार वगैरह की उसमें जो लगने की संभावना खत्म हो जाती है। सर ये चीज सिटी में यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओके सर, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूफटॉप फार्मिंग करते हैं, ओके। अपनी अपनी छत है, उस छत पर वो अपने लिए भी साग सब्जी फल सब कुछ उगा लेते हैं। ओके सर, जैसे जानना चाहेंगे कि सर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में क्या डिफरेंस हो सकता है सर? मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात समझता हूँ कि खेती जो है उसके लिए बाजार पर निर्भरता अगर नहीं है तो वो प्राकृतिक है, और अगर उसमें मार्केट का इंटरवेंशन आ गया है तब वो कुछ भी कहिए आप उसको, वो जैविक कह लीजिए, रासायनिक कह लीजिए, कुछ कह लीजिए आप उसको। मतलब सिंपल ये है कि अगर देखिए बायोगैस प्लांट आपका है, बायोगैस की स्लरी आपकी जा रही है, पानी के साथ जा रही है, और साथ में आप उसमें जीवामृत वगैरह, मतलब उसमें माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ इस तरह का भी साथ में उसमें आप दे रहे हैं, जीवामृत दे रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें, तो कल्चर वगैरह आप उसमें कुछ यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। ओके ठीक है। जो वो गोबर की जो खाद है, वैसे तो वो स्लैरी जो है उसमें 17 तत्व हैं, और वो 17 तत्व संतुलित मात्रा में है जी, मतलब जिस रेशो में धरती को चाहिए उसी रेशो में है। बिल्कुल। बस इतना है कि उन तत्वों को भी, ठीक है, अगर आप कुछ अलग से उसमें कल्चर ऐड कर रहे हैं जी, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो कल्चर बनाया है। सुभाष पालेकर ने एक जीवामृत करके एक उन्होंने कल्चर डेवलप किया जी, ऐसे ही आप गोपाल भाई सुतारिया, उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया। बिल्कुल। ऐसे ही किसान लैब के फाउंडर हैं डॉक्टर जगपाल सिंह जी, उन्होंने एक बायोजेंट का एक कल्चर डेवलप किया। तो इसे अगर आप गोबर के साथ दे देते हैं तो ये उसकी एफिशिएंसी को जो है, ताराचंद बेल जी, ठीक है, उन्होंने इस तरह का कुछ किया। अगर वो करते हैं तो वो बहुत अच्छे परिणाम और भी अच्छे परिणाम। बिल्कुल सर, जैसे जानना चाहेंगे कि सर अभी खेती में गोबर खाद और डीएपी यूरिया में सर बहुत ज्यादा बहस चलती हुई मैंने देखा है काफी जगह। सर यूरिया और डीएपी से क्या खेती प्रभावित हो जाती है? देखिए जो जमीन है जी, ठीक है जी, मैं फिर कहूंगा कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो उसको ज्यादा अगर उसी के आसपास, देखिए जंगलों में कौन यूरिया डीएपी डालने के लिए जाता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अमेजन के जंगलों में कभी कोई यूरिया डीएपी तो नहीं डाला गया, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े दरख्त वहां है। हिमालय में जो है देवदार के आसमान छूते हुए पेड़ होते हैं, ठीक है, कौन वहां यूरिया डीएपी डालता है? नहीं डालता है। आपको खेती क्या है, एक विज्ञान है, इसीलिए उसको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी या उसको कृषि विज्ञान कहा जाता है। कृषि कला नहीं है जी, विज्ञान है। इसलिए हर किसान जो है वो छोटा बड़ा वैज्ञानिक ही होता है। ठीक है, मतलब कोई किसान बहुत समझदारी के साथ खेती कर रहा है, परफेक्शन के साथ कर रहा है, तो वो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसीलिए और कोई अगर उसमें लापरवाही बरत रहा है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बीज को समझ रहा है, जमीन को समझ रहा है, समय को समझ रहा है, पौधे से बात कर पा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तब जाहिर तौर पर वो एक साइंटिस्ट है। सर अगर आप ऐसा कोई मॉडल जिसके बारे में हमें बताना चाहे, जो हमारी ऑडियंस जाके भी देख सके, क्या ऐसा मॉडल कहीं बना हुआ है? देखिए मैंने अभी तक करीब 26 राज्यों में 30,000 किलोमीटर की यात्रा खेती के अलग अलग मॉडल्स को देखने और समझने और रिपोर्ट करने के लिए की होगी। क्या बात है सर। इन सब में मैं आपको सिर्फ एक मॉडल की चर्चा करता हूँ जी। पंजाब में एक गांव है परवाही, वहां पर रवदीप नाम का एक नौजवान है। उसने जो किया, उसने अपने करीब 1 या 2 एकड़ का खेत था, मैं एरिया एकदम नहीं समझ रहा हूँ, उसने उसमें फलदार पेड़ लगाए
और जो पराली के जो बड़े बड़े बंडल होते हैं, जी जिनको मशीन से कंप्रेस करके आजकल है ना चौकोर, बिल्कुल तो उन बंडल्स को उन्होंने पूरे खेत में बिछा दिया। अच्छा तो इसके बिछाने से 3 काम अपने आप हुए। जैसे पहला काम ये हुआ कि अब जमीन जो है सूरज की धूप से सूख नहीं रही थी। ओके मतलब सूरज की धूप जब सीधी नहीं पड़ी नहीं तो वो पड़ी। सूखी नहीं, उसमें मॉइस्चर बना रहा। बिल्कुल बिल्कुल पहला काम हुआ। बिल्कुल अंधेरा रहा तो केंचुआ डेवलप हो गया। ओके तीसरा काम ये हुआ कि उसमें सूक्ष्म जीवी मतलब माइक्रोब्स डेवलप हो गए। जी चौथा काम ये रहा कि ये जो उसने बायोमास बिछाया था, पराली को बिछाया था, जी तो ये वहां पर जो है धीरे धीरे गलनी शुरू हो गई। जी तो यही अपने आप में खाद में भी कन्वर्ट होती गई। ओके पांचवा काम ये रहा कि उसने पूरे खेत में रस्सी बिछा करके निश्चित दूरी पर हल्दी लगा दी। ओके 1 एकड़ से उसे करीब 2.5 लाख रुपए की हल्दी उसको मिल जाती है। ओके फलदार पेड़ अलग हैं, जी वेजिटेबल्स हैं उसी खेत के अंदर। जी और वहीं पर वो नवंबर के फर्स्ट वीक में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो लाइन लगाकर ही नीचे ऐसी आलू डालता है, जी और जनवरी के फर्स्ट वीक में 1 आलू से 12 आलू बना लेता है। क्या बात है सर। और इस सब में सबसे बड़ी बात जिसको सबको सुनना चाहिए जी वो ये है कि साल भर में वो अपने खेत को सिर्फ 1 बार पानी देता था, जून में। वाह जबकि हम सब लोग पानी देते हैं। कुछ लोग तो हर 7वें दिन देते बिल्कुल, हैं, कुछ बिल्कुल। लोग हर 15वें दिन देते हाँ, हैं। हमारे यहाँ ही गर्मियों में तो कई बार लोग तीसरे बिल्कुल दिन देते बिल्कुल हैं। हमारे यहाँ ही ऐसा होता है सर कि धान में बहुत सारा पानी लगता है। Exactly. वो सिर्फ मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 1 बार। और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि रामवीर जी अगले साल से हम अपने खेत को पानी देना बिल्कुल बंद कर देंगे। क्या बात है, वाह ठीक है, तो Excellent. ये है, बस चीजों को समझने की बात है। बिल्कुल ठीक है, समस्याओं में उलझने के बजाय हम खेती को समझें, ओके ओके एक विज्ञान की तरह समझें, और समझकर अगर करें तो हम देखेंगे कि ये बहुत सरल है। मतलब खेती जो है वो प्रकृति के नजदीकी चीज है, ओके और प्रकृति का सिद्धांत ये है कि कुछ न करो। मेरी बात आप समझ गए? जी अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो छेड़छाड़ जो है वो प्रकृति को अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। कुछ न करो, वो अपने आप अपना विकास करे। मतलब आपने जो कुछ किया है वो छेड़छाड़ थी। सही बात सर, आज लैंड स्लाइडिंग की वजह ही छेड़छाड़ है। बिल्कुल, सब चीजें छेड़छाड़ से। तो खेती में भी उसने खेती का सिद्धांत ही ये निकाला, ठीक है, छेड़ना नहीं है। ठीक है, बस खेत में आराम से खेत को गद्देदार बिस्तर से बिल्कुल ढांप दिया। अब वो उससे जो सामान तोड़ता है, प्लग करता है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लुधियाना वहीं पास के शहर में अपनी गाड़ी से कार में रखकर सामान और अपने घर का दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, बाकी सब चीजें भी बिल्कुल वहां वो और उसके आसपास के 5-6 दोस्त और हैं अच्छा जो इस तरह से कुछ करते हैं। जी सब वहां अपनी चीजों को सेल करके 1 घंटे में सेल करके वापस आ जाते हैं। क्या बात। कार में जाते हैं, वहां पर उनके बंधे हुए लोग हैं, वो उन चीजों को लेकर मतलब लग्जरी तरीकों से खेती हो रही है। बिल्कुल वो कर लेते हैं। सर जैसे हम पूछना चाहेंगे आपसे कि सर किसान की बढ़ती समस्या को देखकर क्या सरकार को कोई कदम उठाने की अभी जरूरत है? देखिए, मैंने जो अभी तक ये पूरी पिछले 40 मिनट में जो बातें कही, जी होने को तो ये सब कदम ही हैं। और मैंने खास तौर पर एक बात कही कि जैसे हमने उद्योगों के लिए एक फंड, बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मूलभूत ढांचा हमने विकसित करने की जो कोशिश की है, बिल्कुल बिल्कुल वही कोशिश जो है वो हमें खेती में भी करनी होगी। ओके न्यूजीलैंड में सब्सिडी दी जाती थी, ओके लेकिन वहाँ 85 के आसपास जो है सब्सिडी समाप्त कर दी गई पूरी तरह। क्या बात। ठीक है, और सब्सिडी समाप्त करने के बाद भी किसानों ने उसका विरोध नहीं किया बिल्कुल। जी ठीक है, उन्होंने उसे बिल्कुल, सरकार, चूंकि सरकार ने लोगों को भरोसे में लेकर ही किया, बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई आप इसको लाभकारी बनाइए। जी ठीक है, आप बैसाखी पर कब तक रहेंगे? जी तो हमें उस लेवल पर सोचना होगा और उस लेवल पर उसे एग्जीक्यूट करना होगा। बिल्कुल। सर लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, खेती का निष्कर्ष क्या निकला? अभी तक हम 40 मिनट बात कर चुके हैं, इसमें एक अगर छोटी सी समरी आप बताना चाहें।
देखिए आशुतोष, मैं किसानों को भी और किसानों से ज़्यादा नई पीढ़ी के किसानों, बिल्कुल युवा। मतलब जवानों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज भारत, विरासत एक शब्द है, ठीक है। अगर आप जवान हैं, नौजवान हैं, जी। तो आपको अपने पिताजी की, अगर वो किसान थे तो उस विरासत को कौन संभालेगा, और विरासत हमेशा आगे बढ़ाई जाती है। तो ये जो खेती है, इस खेती को भी आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आगे बढ़ाने से मतलब हर मामले में आगे बढ़ाना होगा, उत्पादन के मामले में भी, भंडारण के मामले में भी, प्रोसेसिंग के मामले में भी, बिल्कुल और साथ में उसकी मार्केटिंग के मामले में। सही बात आपने बोला सर। मैंने बरेली में एक आदमी का नाम है मेरे ही नाम पर, ओके ओके। मैं गूगल पर स्टोरी पढ़ रहा था, उसके 200 गज के प्लॉट में वो खेती करता है, मकान बना हुआ है, बिल्डिंग ओके 3 मंजिला, उसमें खेती करता है, जी। और उस खेती से वो 70 लाख रुपया साल भर का कमा लेता है। क्या बात है। ठीक है, तो मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं कि ग्रीन इकोनॉमी की संभावनाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि इंडस्ट्री उसके सामने कहीं नहीं ठहरती है। बिल्कुल राइट। सारा मामला पॉलिसी का है। बिल्कुल राइट। कोई इंडस्ट्री आपने देखी है जो 150 गुना, ठीक है, 1500% से की ग्रोथ करती हो? एक दाना आप डालिए तो जो गेहूं की बाली है उसमें कितने दाने हो जाते हैं? 150 दाने तक हो जाते हैं। क्या बात है, 150 गुना प्रॉफिट। मैं वही कहना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी किसान बेचारा, सही बात है, ये हमें जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, इस चीज को पूरा साइंटिफिक, इसे कंपोजिट तरीके से समझने की कोशिश करने की प्रोजेक्ट। जरूरत है, ठीक है। तो मतलब इसे थोड़ा सा वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बजट की जरूरत है, सारी बातें हैं। और बजट से ज्यादा जरूरत है एक सामाजिक समझ की, सरकार और समाज के, किसानों के बीच में एक भरोसा बिल्डअप करने की, और एक कुछ उस तरह की मॉडलिंग खड़ा करने की, मॉडल्स खड़ा करने की। क्योंकि किसान जो है वो किताब से ज्यादा नहीं सीखता है, न सीखना चाहता है जी। वो बहुत पारखी है, वो देखकर सीखना करना बिल्कुल चाहता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो आप मॉडल, और आज मैंने देखा ऐसे कई लोग हैं जिनको देख करके हजारों लोग जो हैं उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें एज ए फार्मर, ठीक है, हमें कुछ मॉडल्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। सर, हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे जिससे आप यस नो टाइप्स के हम उत्तर दे सकते हैं। खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी गेहूं की फसल लेती है। ओके। क्या किसान सिर्फ 1 एकड़ से अच्छा मुनाफा कमा सकता है? यस। ओके। क्या कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल सचमुच लाभकारी है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सौर ऊर्जा से खेती सस्ती हो सकती है? ओके। क्या आजकल किसान मोबाइल ऐप से अपनी फसल बेच सकते हैं? बेच रहे हैं। क्या किसान फसल बोने से पहले मौसम का हाल ज्योतिष से लेते हैं? वो ज्योतिष जानते थे, ओके। अब नहीं। गाय के गोबर से बनी खाद ज्यादा पौष्टिक होती है? बिल्कुल, पौधों के लिए। क्या आप मानते हैं खेती एक आरामदायक नहीं बल्कि मेहनत वाला काम होता है? ऑफ कोर्स। क्या खेत में ट्रैक्टर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है? नहीं, कोई भी चला सकता है। ओके। कुछ सवाल है सर जो आपके व्यक्तिगत जीवन से हम पूछना चाहेंगे कि आपने खुद ने कभी खेती की है? हफ्ते में 2 बार करता हूँ। ओके। क्या आप कभी खेत में हल चलाए हैं? बिल्कुल चलाया। ओके। क्या आप मानते हैं गांव का खाना शहर के खाने से डिफरेंट होता है? बिल्कुल, ओके। ताजा होता है इसलिए। क्या बात है। क्या आप सोचते हैं भारत में खेती को पढ़ाई के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए? पढ़ाई के पाठ्यक्रम का हिस्सा है ही, नीचे तक होना चाहिए। तो क्या आज का युवा खेती में अपना करियर देख सकता है? बिल्कुल। क्या बात है। क्या आप खुद खेती करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? बिल्कुल कर ही रहा हूँ। ओके। क्या किसान को अपने उत्पाद का सही दाम मिल रहा है? क्या बात है। क्या बारिश के बिना भी खेती करना संभव है? संभव है। क्या परंपरागत खेती आधुनिक खेती से बेहतर है? यस भी, नो भी। ओके। क्या सरकार की नीतियां जो किसानों को पूरी तरह से मददगार हैं या नहीं? Subscribe to my channel. इसमें And भी also यस नो press दोनों this लेना bell पड़ेगा। icon. ओके। क्या शहर के लोग गांव की खेती के बारे में
और जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है। थैंक यू सर, आपको मेरे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए सर, आभारी हैं आपके। नमस्कार बहुत सर।